Hello students, I am Vivek Gupta from Krishna Engineering College, and today I am going to discuss a topic from Unit 1 Physics, and the topic name is time dilation, which is the consequence of Lorentz transformation equations. So now let's see what is time dilation. Actually time dilation को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि अगर आपके पास दो फ्रेम हैं, एक रेस्ट फ्रेम है और एक मूविंग फ्रेम है, तो रेस्ट फ्रेम में और मूविंग फ्रेम में अगर किसी एक ही इंसिडेंट या इवेंट को ऑब्जर्व किया जाए तो रेस्ट फ्रेम में जो टाइम ड्यूरेशन होगा और जो मूविंग फ्रेम में उस इवेंट का टाइम ड्यूरेशन होगा तो उसमें फर्क आ जाता है। और मूविंग फ्रेम में जो टाइम ड्यूरेशन है इट विल बी लार्जर कंपेयर टू द रेस्ट फ्रेम। तो मूविंग फ्रेम में टाइम डायलेट हो जाता है, किसी भी इवेंट का ड्यूरेशन बढ़ जाता है। इट मीन्स क्लॉक स्लो हो जाती है। अगर दोनों में सेम क्लॉक एक साथ मैच करके स्टार्ट की जाए तो जो मूविंग फ्रेम होगा उसमें क्लॉक स्लो हो जाएगी और किसी भी हैपनिंग का या इवेंट का टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाएगा। So this is called time dilation, and the formula is t equal to t naught upon square root 1 minus v square upon c square, where t naught is the proper time, यानी जिस फ्रेम में आप हैं उसी में टाइम को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो प्रॉपर टाइम कहलाता है, एंड t इज नोन एज द रिलेटिविस्टिक टाइम। तो ये t t नॉट से हमेशा ज्यादा होगा। सो लेट्स क्लियर इट विद एन एग्जांपल। टाइम डायलेशन क्या है? मान के चलिए किसी स्पेसक्राफ्ट में एक एस्ट्रोनॉट है और उसके सामने एक अरेंजमेंट है कि दो मिरर के बीच में एक फोटोन ऑसिलेट कर रहा है। तो मान लेते हैं हम ये जो मिरर है इसमें एक फोटोन ऑसिलेट कर रहा है। तो ये फोटोन यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा और सीधे यहाँ से कोलाइड होकर के वापस आएगा कोलिजन के बाद। तो ये जो डिस्टेंस वन साइड में कवर करता है इट इज डी, ये डी डिस्टेंस को कवर करेगा। अब इसी ऑब्जर्वेशन को यहाँ से अगर देखा जाए ग्राउंड ऑन अर्थ, अगर कोई पर्सन है और वो इस इंसिडेंट को देख रहा है कि इस एक स्पेसक्राफ्ट में एक अरेंजमेंट है जिसमें कि दो मिरर के बीच में एक फोटोन ऑसिलेट कर रहा है, तो क्या होगा यहाँ से? जब वो मिरर नीचे से फोटोन स्टार्ट होगा चलना ऊपर की तरफ, तब तक ये जो ऊपर वाला मिरर है वो शिफ्ट होकर के इस पोजीशन पे आ जाता है। तो जब वो इससे कोलाइड करेगा तो इसको डिस्टेंस ये एस चलनी होगी, ना कि डी। अब देखिए ये डिस्टेंस इंक्रीज हो गई, एस इज ग्रेटर देन डी। ऐसा ही जब वो फोटोन वापस लौटेगा तो जो नीचे वाला मिरर था वो शिफ्ट होकर के यहाँ इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आ जाएगा। तो अभी उसको डिस्टेंस एस चलना होगा। तो मूविंग फ्रेम को अगर कोई अर्थ से यानी कि किसी रेस्ट फ्रेम से ऑब्जर्व करेगा तो उसके लिए ऑब्जर्वेशन बिल्कुल डिफरेंट होगी। जो स्पेसक्राफ्ट के अंदर है उसके लिए तो ये फोटोन वर्टिकल फॉर्म में मूव कर रहा है इस तरीके से, और जो नीचे से ग्राउंड अर्थ से ऑब्जर्व कर रहा है इस चीज को उसके लिए देखिए ये जो नीचे फिगर बनाया गया है इस तरीके से यूं मूव करेगा और फिर वापस भी इसी तरीके से यहाँ आएगा। तो ये जो लेंथ है अब ये डी ना होकर के इंक्रीज हो जाएगी। तो पहले के लिए तो वन कंप्लीट पार्ट के लिए डिस्टेंस 2d थी, यहाँ पर 2s होगी, और ये क्लियर है यहाँ कि s इज ग्रेटर देन d, यानी फोटोन को मूविंग फ्रेम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ट्रेवल पाथ इज ग्रेटर देन द रेस्ट फ्रेम। तो इस केस में ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये बढ़ जाता है। क्योंकि बढ़ क्यों जाता है? बढ़ इसलिए जाता है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट c कांस्टेंट है, वो दोनों ही फ्रेम में कांस्टेंट है, यहाँ भी c है और यहाँ भी c है। अब d अगर इंक्रीज हो गया तो आपका टाइम तो डेफिनेट है, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस पहले कम था, स्पीड सी थी। अब आपने क्या किया, इसको T2 कहें इसको T1 कहें, तो T2 विल बी S अपॉन C। अब S ज्यादा है D के कंपैरिजन में तो ऑब्वियस है T2 इज ग्रेटर देन T1। तो अगर कोई रेस्ट फ्रेम से ऑब्जर्व करेगा इस इंसिडेंट को तो उसके लिए ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल अलग होगी।
तो हम ये कहते हैं कि मूविंग फ्रेम में टाइम डायलेट हो जाता है और क्लॉक स्लो हो जाती है। इस चीज को और क्लियर करने के लिए एक एनिमेशन देखते हैं। जैसा हम सबको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट होता है, स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट। किसी भी इनर्शियल फ्रेम में स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इस चीज को अगर हम इस तरह से देखें कि लाइट की स्पीड तो कांस्टेंट है, अब हमारे पास फ्रेम दो अलग अलग हैं, एक रेस्ट फ्रेम है, एक मूविंग फ्रेम है। अगर ये रेस्ट फ्रेम है तो ये फोटोन दो मिरर के बीच में इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है और वर्टिकल पोजीशन पे जाकर के वापस लौटता है, तो वो मिनिमम डिस्टेंस कवर करेगा। लेकिन जैसे ही ये फ्रेम मूव करेगा तो वो इंक्लाइंड फॉर्म में मूव करता है और ट्रेवल्ड पाथ बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से जो टाइम ड्यूरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब हम मान के चलते हैं कि हमारे पास दो लोग हैं, एक एलेक्स है और एक बिल है। एलेक्स मूविंग फ्रेम में है तो उसका जो फोटोन है वो ज्यादा पाथ ट्रेवल कर रहा है, बिल का कम पाथ ट्रेवल कर रहा है, इसलिए एलेक्स के लिए जो टाइम पीरियड होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू द बिल। इसलिए जो एलेक्स की क्लॉक है वो स्लो हो जाएगी। अगर टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है किसी सेम इवेंट के लिए तो इसका मतलब ये हुआ कि एलेक्स की जो क्लॉक होगी वो स्लो हो जाएगी कंपेयर टू द बिल। तो इस तरीके से हम टाइम डायलेशन को डिफाइन करते हैं कि टाइम डायलेशन वो फिनोमिना है जिसमें मूविंग फ्रेम में हमको टाइम लार्ज या बड़ी क्वांटिटी में मिलता है और क्लॉक स्लो हो जाती है। डेफिनेशन अगर आता है टाइम डायलेशन का लिखने के लिए तो आप ये लिख सकते हैं, a clock appears to move slowly and hence an event takes more time in a reference frame which is moving with constant velocity relative to an inertial observer. So this phenomena is known as time dilation. Proper time क्या है? The time t naught measured in the reference frame, the event is known as the proper time. जिस फ्रेम में आप हैं उसी में अगर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो वो जो ड्यूरेशन होगा वो प्रॉपर टाइम कहलाता है। यानी कि ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वर दोनों एक ही जगह हों, एक ही फ्रेम में हों, तो वो टाइम प्रॉपर टाइम कहलाएगा। What is the cause of time dilation? Time dilation is a difference in the elapsed time measured by two clocks, either due to them having a velocity relative to each other or by there being a gravitational potential difference between their locations. अब टाइम डायलेशन का एक कॉन्सिक्वेंस देखिए, डेट इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सिक्वेंस, ट्विन पैराडॉक्स से जाना जाता है इस चीज को, कि अगर दो भाई हैं, जुड़वा भाई ट्विंस हैं, और वो एक पर्टिकुलर टाइम पे सेपरेट हो जाते हैं। जो एक भाई है वो स्पेस क्राफ्ट से काफी दूर किसी दूसरी गैलेक्सी में निकल गया और काफी स्पीड से निकला है, और काफी समय बाद जब वो वापस लौट करके अपने भाई के पास अर्थ पर आता है तो कोई मूविंग फ्रेम जो होगा उसमें तो स्पेस क्राफ्ट में टाइम स्लो हो जाएगा। तो इस वजह से जब वो वापस लौट करके आता है तो जो अर्थ पर उसका भाई है वो तो ओल्ड एज हो जाता है और वो यंग बना रहता है। तो इस तरीके के इंटरेस्टिंग हम लोगों को रिजल्ट मिलते हैं टाइम डायलेशन से। नाउ कम्स टू द डेरिवेशन पार्ट ऑफ द टाइम डायलेशन। इसके लिए हम मान करके चलते हैं कि हमारे पास दो फ्रेम हैं, एक रेस्ट फ्रेम और एक मूविंग फ्रेम। तो ये जो दो फ्रेम हैं, इन दोनों फ्रेम में एक को आपने ले लिया कि एक फ्रेम एस है और एक फ्रेम एस डैश है। लेट्स टेक दिस फ्रेम एज एस एंड दिस फ्रेम इज एस डैश। दोनों में एक ही इवेंट को हम स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट होंगे वो ड्यूरेशन कहलाएगा t1 से t2, और दूसरे फ्रेम में यही चीज t1 डैश से t2 डैश तक ऑब्जर्व की जाएगी। तो सेम हैपनिंग है और उसका इंटरवल दोनों का अलग अलग होगा क्योंकि फ्रेम अलग अलग हैं। तो ये जो इंटरवल है, पहले फ्रेम में इंटरवल हम सपोज उसको टी नॉट कहें, तो टी नॉट इक्वल टू t2 माइनस t1 होगा। सपोज दिस इज इक्वेशन 1। दूसरे फ्रेम में यही जो इंटरवल है ये हमारे पास t इक्वल टू
T2 डैश माइनस T1 डैश होगा। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमने अभी तक क्या माना कि हमारे पास दो फ्रेम हैं, एक फ्रेम S है, एक S डैश है। किसी एक इवेंट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जो रेस्ट फ्रेम है वो S है, मूविंग फ्रेम S डैश है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S। तो एक हैपनिंग का जो टाइम इंटरवल है S फ्रेम में T1 माइनस T2 T नॉट के बराबर है, एंड इन फ्रेम S डैश इट इज T इक्वल टू T2 डैश माइनस T1 डैश। अब ये जो T1 और T1 डैश हैं, T2 और T2 डैश हैं, इनको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की हेल्प से रिलेट कर सकते हैं, जो हमने अभी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन प्रीवियस लेक्चर में निकाले थे। उससे पहले ये इक्वेशंस को लिख लेते हैं क्योंकि हमें जरूरत होगा यहाँ पर भी। तो अभी हमने इंटरवल लिया है T नॉट इक्वल टू T2 माइनस T1, इक्वेशन 1, एंड T इक्वल टू T2 डैश माइनस T1 डैश, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ यूजिंग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं रिलेशन। तो T1 डैश इक्वल टू T1 माइनस Vx अपॉन सी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस V square upon C square, and T2 dash will be T2 minus Vx upon C square upon square root 1 minus V square upon C square. Now putting these values in equation 2, अगर इक्वेशन 2 में इन वैल्यूज को अगर हम पुट कर दें तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा? नाउ पुटिंग these values in equation 2, so t इक्वल टू T2 डैश की वैल्यू है T2 माइनस Vx अपॉन सी स्क्वायर होल अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस T1 माइनस Vx अपॉन सी स्क्वायर होल अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ से अगर हम 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ रहेगा T2 माइनस Vx अपॉन सी स्क्वायर माइनस T1 प्लस Vx अपॉन सी स्क्वायर। तो ये Vx अपॉन सी स्क्वायर माइनस Vx अपॉन सी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाता है। सो यू गेट T इक्वल टू T2 माइनस T1 होल अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। बट फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या दिया हुआ है? T नॉट इक्वल टू T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 की जगह हम T नॉट अप्लाई कर सकते हैं। सो T इक्वल टू T नॉट अपॉन square root 1 minus V square upon C square. So this is the expression for the time dilation. T equal to D naught upon square root 1 minus V square upon C square. अब यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये कि अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज लेस देन 1। ऐसा क्यों है? क्योंकि v is less than c. v is less than c, that's why this will be less than 1. Therefore t is greater than t naught. So t will always greater than t naught. t हमेशा t naught से बड़ा होगा. So this is the derivation of time dilation. Now comes to the experimental verification of time dilation.
किस आधार पे हम ये मानते हैं कि टाइम डायलेशन एक रियल चीज है? वो रियल प्रूव करने के लिए आपको कोई ना कोई वेरिफिकेशन तो चाहिए। तो हमारे पास जो वेरिफिकेशन है वो अर्थ पर एक इंसिडेंट है जिसकी हेल्प से हम टाइम डायलेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो ये है कि अर्थ के सरफेस से, मान लीजिए यहाँ अर्थ के सरफेस पर आ, हम लोग, अगर ये अर्थ का सरफेस है एक, जहाँ पर ऑब्जर्वेशन हम ले रहे हैं, तो जैसा हम जानते हैं कि अर्थ के चारों ओर एक एटमॉस्फेयर है। तो अगर ये 10 किलोमीटर की हाइट पर एटमॉस्फेयर को हम स्टडी करें, अगर ये जो एटमॉस्फेयर है यहाँ, अगर हम इस हाइट को 10 किलोमीटर ले लें, तो 10 किलोमीटर की हाइट पर अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो कॉस्मिक रेज ऊपर से आ रही है, चारों तरफ से जो कॉस्मिक रेज आती हैं, ये जो कॉस्मिक रेज हैं, कॉस्मिक रेज, ये जो अर्थ में यहाँ पार्टिकल्स मौजूद हैं, उनसे जब कोलाइड करती हैं तो एक नया पार्टिकल प्रोड्यूस होता है विच इज नोन एज म्यू मेसॉन। इस म्यू मेसॉन्स को म्यून्स भी कहते हैं। तो अर्थ के सरफेस से 10 किलोमीटर की करीब हाइट पर कॉस्मिक रेज एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से स्ट्राइक करती हैं और एक नया पार्टिकल प्रोड्यूस होता है, डेट इज नोन एज द म्यू मेसॉन्स। अब ये जो म्यू मेसॉन है, इसकी अपनी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम लैब में इसको देखें तो इसका जो लाइफ टाइम है वो बहुत कम होता है। इट इज अबाउट 2 into 10⁻⁻⁶ सेकेंड। और जो इसकी स्पीड है, यानी ये तो इसका लाइफ टाइम होता है टी, ओरिजिनल टाइम है तो टी नॉट कहें इसे, और जो इसकी स्पीड है वो स्पीड होती है इसकी 0.998 सी, यानी स्पीड ऑफ लाइट का 0.998 सी, इस स्पीड से ये मूव करता है। तो इस चीज को अगर हम डिस्टेंस में कन्वर्ट करना चाहें तो डी की वैल्यू देखो क्या आएगी, डी इक्वल टू वी टी। वेलोसिटी है इसकी 0.998 सी एंड सी इज 3 into 10⁻⁸ एंड टाइम पीरियड आपने लिया 2 into 10⁻⁻⁶। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 598.8 मीटर। सो यू हैव डी इक्वल टू 598.8 मीटर। यानी अगर ये 10 किलोमीटर की हाइट पर प्रोड्यूस हो रहा है म्यू मेसॉन या म्यून, तो ये ज्यादा से ज्यादा 600 मीटर की डिस्टेंस ही कवर कर सकता है। 600 मीटर यानी 598.8 मीटर के करीब डिस्टेंस ये कवर कर सकता है। इसका मतलब ये म्यू मेसॉन्स अर्थ पर, नीचे जो अर्थ है हमारा ग्राउंड, यहाँ ग्राउंड पर ये हमें नहीं मिलना चाहिए। लेकिन देखा यह गया है कि अर्थ के ग्राउंड पर बहुत सारे हमें म्यून्स मिलते हैं और अच्छी खासी क्वांटिटी में मिलते हैं। तो अब ये क्वेश्चन रेज होता है कि अगर ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं कर सकते तो नीचे ग्राउंड तक ये कैसे पहुंचते हैं। इस डिस्क्रिपेंसी को दूर करने के लिए हम टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। वो क्या है? अगर हम टाइम डायलेशन को पिक्चर में लेकर आए तो देखिए, क्योंकि ये जो म्यून्स हैं जब वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये हमारा एक मूविंग फ्रेम हुआ, ये मूविंग फ्रेम होगा, और जो अर्थ है वो रेस्ट फ्रेम होगा। तो रेस्ट फ्रेम से हम मूविंग फ्रेम को ऑब्जर्व कर रहे हैं जहां पे टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर वो टाइम हम टी कहें तो टी विल बी टी नॉट अपॉन 1 minus v square upon c square. So t naught is 2 into 10 raised to the power minus 6 upon 1 minus speed is 0.998 c. So square of this upon c square. तो जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो t की वैल्यू यहां से निकल करके आती है 3.146 into 10 raised to the power minus 5 सेकेंड। 3.1, ये 164 होता है, 164 into 10 raised to the power minus 5 सेकेंड। तो अब ये टाइम पहले के टाइम के कंपैरिजन में बढ़ जाता है।
जब टाइम बढ़ गया तो आप यहाँ पर नया जो डिस्टेंस निकालेंगे, सपोज ये डी डैश है, तो अब ये होगा 0.998 इंटू 3 इंटू 10⁸ and time you are taking now 3.164 इंटू 10⁻⁻5। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू निकल करके आती है 9473 मीटर। तो डी डैश जो नया डिस्टेंस है वो करीब 10 किलोमीटर के आसपास निकल करके आता है। तो जो डिस्टेंस पहले सिर्फ 600 मीटर के अबाउट था वो करीब 10 किलोमीटर के अबाउट हो जाता है। तो ये टाइम डायलेशन हमें ये जस्टिफाई करता है कि म्यून्स हमें अर्थ के ग्राउंड पर क्यों मिलते हैं। तो इस तरीके से ये म्यून्स यहाँ पहुंच जाते हैं, जो कि केवल 600 मीटर की हाइट पर डिस्टेंस कवर कर रहे थे, वो हमें यहाँ ग्राउंड पर मिलते हैं। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द टाइम डायलेशन। अब टाइम डायलेशन का एक न्यूमेरिकल करते हैं। द मीन लाइफ ऑफ अ मेसोन इज 2 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड, यानी ये टी नॉट हुआ। कैलकुलेट द मीन लाइफ ऑफ अ मेसोन मूविंग विद अ वेलोसिटी 0.8 c, यानी आपको रिलेटिविस्टिक टाइम निकालना है। तो रिलेटिविस्टिक टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला है t इक्वल टू टी नॉट अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। Here you have t naught equal to 2 into 10⁻⁻8 second and velocity is 0.8 c. So by applying this formula you will get t equal to 2 into 10⁻⁻8 upon under root 1 minus 0.8 c whole square upon c square. So it becomes 2 into 10⁻⁻8 अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये 0.64.8 का स्क्वायर। सो 2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस 0.64 0.36। सो इट इज t इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 0.6। So it will come 3.33 into 10⁻⁻8 second. So this will be the relativistic time, जो t naught के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाता है। So this is the answer. So in this way you can solve this type of problems. And let's take another problem. At what speed should a clock be moved so that it may appear to lose 1 minute in each hour? यानी घड़ी को कितना तेज चलना होगा कि 1 घंटे में 1 मिनट का फर्क आ जाए। तो फिर से वही देखेंगे, टी नॉट हमारे पास क्या है और टी क्या है। एक चीज देखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ध्यान रखिए हमेशा कि जो टी है वो हमेशा बड़ी वाली क्वांटिटी होगी और टी नॉट छोटी वाली क्वांटिटी होगी, क्योंकि टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन टी नॉट होता है टाइम डायलेशन। तो 1 आवर हम लेंगे फिर टी, तो 1 आवर का मतलब हुआ 60 इंटू 60 सेकेंड, और टी नॉट जो होगा आपका वो 1 मिनट कम है, यानी 59 इंटू 60 सेकेंड। ठीक, नाउ द फॉर्मूला इज टी इक्वल टू टी नॉट अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सो वी हैव टी इक्वल टू 60 इंटू 60 and t naught is 59 into 60, and here you can write 1 minus v square upon c square। 60 से ये 60 कैंसिल हो जाएगा, सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर विल बी 59 अपॉन 60। सो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर विल बी 59 upon 60 whole square. So
v square upon c square will be 1 minus 59 upon 60 whole square. So v square equal to c square 1 minus 59 upon 60 whole square. c की वैल्यू आप ले सकते हैं, c इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो c की इस वैल्यू को इसमें अगर पुट करें तो v की वैल्यू फाइनली आपको मिलेगी 5.454 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड. That will be the answer. So in this way you can solve this type problem, जिसमें कि आपको t और t नॉट को डिसाइड करना होगा कि t किसको लें और t नॉट किसको लें। तो इसके लिए हमेशा ये क्लू याद रखिए कि t इज ऑलवेज ग्रेटर देन t नॉट, जिससे आप प्रॉब्लम कभी नहीं होगा न्यूमेरिकल में। सो दिस इज द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एंड नाउ कम्स टू द थ्योरेटिकल पार्ट। जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें सबसे पहले तो यही पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय टाइम डायलेशन, describe experimental evidences to show that time dilation is real effect। तो पूरा इसमें कंप्लीट करेंगे, आप टाइम डायलेशन को बताएंगे और फिर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देंगे। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है ड्राइव लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस एंड यूज देम टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम डायलेशन, यानी लॉरेंज के साथ अटैच होकर के ये क्वेश्चन आएगा। एंड लास्ट 2 मार्क्स में ये पूछा जाता है व्हाट इज प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम, ये केवल 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो दिस इज द थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर लिसनिंग। आज हम इतना ही रखते हैं एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एडिशन ऑफ वेलोसिटीज और मास वेरिएशन फॉर्मूला करेंगे। थैंक्स।